मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में पिछले लेक्चर में हमने रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन किया था कि शरीर के अंदर 3 प्रमुख प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, धमनी, शिरा और शिरिकाएं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें मानव हृदय की पहले बाहरी संरचना का अध्ययन करना है और उसके बाद आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। तो ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, मानव का जो हृदय है उसका ये डायग्राम है। इसकी बाहरी संरचना के अंदर इसमें जो आवरण पाए जा रहे हैं उनके बारे में है और उनकी भित्ति के बारे में है। और आंतरिक संरचना में ये सारे भाग आते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, बाईं महाधमनी, बाईं सर्वग्रीवा धमनी, महाधमनी पाई जाती है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, ये सब आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हृदय की बाह्य संरचना का, यह एक पेशीय अंग होता है। पेशीय अंग क्यों बोला है? क्योंकि हृदय के अंदर विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जिन्हें हम कार्डियक पेशी या हृदय पेशी कहते हैं। यानी हृदय के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की पेशियों का नाम कार्डियक और हृदय पेशी है। जैसे ऐच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली पेशी का तीसरा प्रकार है जिसे कार्डियक पेशी या हृदय पेशी बोलेंगे। इनसे मिलकर हृदय बना है, इसलिए इसे एक पेशीय अंग बोला जाता है। पेशीय अंग है क्योंकि कार्डियक पेशियों से निर्मित है। अब इन कार्डियक पेशियों की विशेषता क्या है कि इन पेशियों में कभी भी थकान नहीं होती है। ये जन्म से लेकर और लगातार मृत्यु तक लगातार अपना वर्क करती है और इन्हीं के कारण हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना फंक्शन कर पाता है। तो इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये पेशियां कभी भी नहीं थकती है, जबकि हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां हैं उनके अंदर थकान हो जाती है, लेकिन इन पेशियों में थकान नहीं होती है। सेकंड, इसका आकार यदि हम बात करें तो मनुष्य की मुट्ठी के समान होता है। जैसे हम ये मुट्ठी जो बना रहे हैं, इस आकार का हृदय पाया जाता है। थर्ड, मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। 3 भ्रूण का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय 3 परतें काम में आती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म आपस में मिलकर शरीर के विभिन्न भाग बनाती है। तो उनमें से मीजोडर्म जो परत है उस लेयर से हार्ट का फॉर्मेशन होगा या हृदय की उत्पत्ति होगी, हृदय को उत्पन्न किया जाता है। तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म लेयर या मीजोडर्म स्तर से हृदय उत्पन्न होता है। इसके बाद इसकी स्थिति वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच जो अवकाश पाया जाता है उसे हम फुफ्फुस मध्यावकाश कहते हैं। उस अवकाश के अंदर हार्ट पाया जाता है। जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो दोनों फेफड़ों के बीच में हमने हार्ट का डायग्राम बनाया था। तो हमारी जो ये वक्ष गुहा है, इस वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं साइड, हल्का सा बाईं साइड ये स्थित होता है और दोनों फेफड़ों के बीच जो फुफ्फुस मध्यावकाश पाया जा रहा है उसके अंदर ये पाया जाएगा। नेक्स्ट, इसका अग्रतल उरोस्थि की ओर होता है। जैसे ये हार्ट है स्ट्रक्चर, तो इसका आगे वाला हिस्सा उरोस्थि की ओर होगा। जो हमारे पसलियों का जो ढांचा है उसकी तरफ इसका अग्रतल होगा, ये आगे वाला हिस्सा इसका उरोस्थि की ओर होता है। पश्चतल, पीछे वाला हिस्सा जो है ग्रसिका की ओर होगा, ये ग्रसिका वाला जो हमारा हिस्सा जा रहा है इसकी तरफ होगा। और निचला तल तनुपट की ओर होता है। ये जो निचला तल है इसके नीचे डायफ्राम या तनुपट पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन या स्थिति है, पक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर मिलेगा, दोनों फेफड़ों के बीच जो फुफ्फुस मध्यावकाश पाया जा रहा है उस फुफ्फुस मध्यावकाश में ये पाया जाता है। अग्रतल उरोस्थि की ओर होगा, पश्चतल ग्रसिका की ओर होगा और निचला तल डायफ्राम या तनुपट की ओर पाया जाता है। और हार्ट के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को हम हृदयावरण कहते हैं। ये जो हार्ट है इसके ऊपर एक एनवलप या आवरण पाया जाता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। और हृदयावरण दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना है। जैसे इस तरह की दोहरी झिल्ली है, एक झिल्ली ये है, दूसरी झिल्ली ये है। इन 2 झिल्लियों से हृदयावरण का निर्माण होगा। अब दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश है उसके अंदर एक तरल पाया जाता है, एक द्रव या तरल उपस्थित होगा। उस द्रव या तरल को हम परिहृद तरल कहते हैं। जो तरल पाया जाएगा
इसे परिहृद तरल के नाम से इसे जाना जाता है, इसे परिहृद तरल कहते हैं। तो दोनों के बीच, आवरणों के बीच जो तरल उपस्थित है उसे हम परिहृद तरल, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से इसे जानते हैं। अब इसका काम क्या है? जो परिहृद तरल है, जब हृदय संकुचित होता है, यानी हृदय के अंदर संकुचन होता है, शिथिलन होता है, तो हृदय के संकुचन के समय हृदय और उसके पास जो टिश्यू या ऊतक पाए जा रहे हैं उनके बीच घर्षण को कम करता है। ये लिक्विड एक तरह से हृदय के संकुचन के समय हृदय और ऊतकों के बीच उपस्थित घर्षण को कम करने का कार्य करता है। अब हृदय जो है उसकी भित्ति, ये जो भित्ति हमें दिखाई दे रही है हृदय की भित्ति है, इस भित्ति का निर्माण भी 3 प्रकार के स्तरों से होता है। जो एक लेयर हमने बनाई है, इस एक लेयर के अंदर भी 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। 3 प्रकार की परतों से हृदय की भित्ति का निर्माण होगा। ये हृदय भित्ति है, इस हृदय भित्ति का निर्माण 3 प्रकार की परतों से होगा। 3 परतें इसमें भी, एक ये परत, सेकंड ये परत, थर्ड ये परत। सबसे बाहर जो परत होती है उस परत को एपिकार्डियम कहते हैं, सबसे बाहरी स्तर है और तंतुमय स्तर होगा, तंतुओं से बना हुआ यह स्तर होता है। बीच वाला ये मायोकार्डियम कहलाता है, ये एपिकार्डियम है, ये मायोकार्डियम कहलाएगा। मध्य का मोटा पेशीय स्तर होता है, यानी बीच वाला जो स्तर है मायोकार्डियम, बीच का स्तर होता है मोटा पेशीय स्तर है, हृदय पेशियों या कार्डियक पेशियों से इसका निर्माण होता है। इसका फॉर्मेशन, इस स्तर का फॉर्मेशन हृदय पेशियों या कार्डियक पेशियों से होता है। और लास्ट वाला जो स्तर है उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। जो लास्ट स्तर इसके अंदर मिलेगा उसे एंडोकार्डियम बोला जाता है। लचीले ऊतकों से और अंत्य उपकला से बना हुआ यह भीतरी स्तर होता है। तो तीनों स्तर आपस में मिलकर इस हृदय की भित्ति का निर्माण करेंगे। सबसे बाहर वाला एपिकार्डियम कहलाता है, बीच वाला मायोकार्डियम कहलाता है और सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम कहलाता है। बाहर वाला तंतुओं में स्तर होता है, तंतुओं से बना हुआ होगा। बीच वाला मोटा पेशीय स्तर है, हृदय पेशियों या कार्डियक पेशियों से बना होता है। और अंदर वाला एंडोकार्डियम लचीले ऊतक और अंत्य उपकला से बना होता है। इसके बाद भित्ति के अंदर, इस भित्ति जो हमको दिखाई दे रही है इसके अंदर संयोजी ऊतक और रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। यानी इस भित्ति में संयोजी ऊतक उपस्थित है, कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित है और रुधिर केशिकाएं उपस्थित है। लेकिन इस भित्ति में तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। यानी संयोजी ऊतक पाया जा रहा है, रुधिर केशिकाएं पाई जा रही है, लेकिन इस भित्ति के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं इसमें एब्सेंट रहेंगी। केवल एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका से कुछ तंतु हृदय में आते हैं और इसका कुछ मात्रा में नियंत्रण करते हैं। बाकी इसका का कंट्रोल नहीं होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से अपना वर्क या फंक्शन करता है, इसका कंट्रोल इसके साथ किया जाता है। तो ये हमारे हृदय की या हार्ट की बाहरी संरचना है कि किस प्रकार से हार्ट की बाहरी संरचना पाई जाती है। एक आवरण मिलेगा, पहले इसकी स्थिति है दोनों फेफड़ों में बक्ष गुहा के बीच फुफ्फुस मध्य अवकाश में मिलेगा। अग्रतल उरोस्थि की ओर, पश्चतल ग्रसिका की ओर, निचला तल तनुपट या डायफ्राम की ओर मिलेगा। ऊपर जो आवरण उपस्थित होगा इसे हृदय आवरण कहेंगे। उस हृदय आवरण के बीच में परिहृद तरल मिलेगा जो घर्षण को रोकने का काम करेगा। भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से। भित्ति में संयोजी ऊतक और रुधिर केशिकाएं पाई जाती है, लेकिन तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। और कुछ तंतु इसमें एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आते हैं, स्वायत्त तंत्रिका से आते हैं, जो हृदय की गतिविधि का कुछ मात्रा में नियंत्रण करते हैं। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक हमारा है हृदय की आंतरिक संरचना। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हृदय की इंटरनल स्ट्रक्चर या हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हृदय की आंतरिक संरचना है। हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है।
अब इसमें प्रमुख रूप से यदि हम बोले तो 4 कक्ष हृदय के अंदर पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय कहते हैं। दाएं वाले हिस्से में, हृदय के दाएं वाले हिस्से के अंदर अशुद्ध रुधिर या CO2 युक्त रुधिर पाया जाता है, जबकि बाईं साइड जैसे बाएं आलिंद और बाएं निलय के अंदर O2 युक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो इन पूरे भावों के हमको स्ट्रक्चर को पढ़ना है, महाधमनी के बारे में इसमें पढ़ना है, महाशिरा के बारे में इसके अंदर हमें स्टडी करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हृदय में 4 कक्ष उपस्थित होते हैं। 2 ऊपर वाले कक्ष आलिंद कहलाते हैं, 2 निचले वाले कक्ष निलय कहलाते हैं। यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले कक्ष आलिंद है, निचले वाले कक्ष निलय है, और जिस साइड ये उपस्थित होंगे उनके आधार पर इनका नाम दिया जाता है दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इसके बाद आलिंद और निलय के बीच एक दरार पाई जाती है जिसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। आलिंद और निलय के बीच पाई जाने वाली दरार को कोरोनरी सल्कस कहते हैं। अब ये आलिंद वाले हैं, दायां और बायां आलिंद वाले हिस्से हैं, और नीचे ये बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय वाले हिस्से हैं। तो इनके बीच में जो दरार उपस्थित होगी, यानी इनको अलग रखने का काम जो करती है, आलिंद और निलय को जिस दरार के द्वारा अलग रखा जाता है उसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। नेक्स्ट, दाएं और बाएं निलय के बीच, अब ये दायां निलय दिख रहा है, ये बायां निलय दिख रहा है, इनके बीच में जो दरार पाई जाएगी उसे हम अंतर निलय सल्कस कहते हैं। ये जो दरार हमें दिखाई दे रही है, इस दरार को अंतर निलय सल्कस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में भी दरार उपस्थित होती है, उस दरार को हम अंतर आलिंद सल्कस कह देते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को 4 फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। अब हमें ये पता है कि जो श्वसन की क्रिया हो रही है वो हमारे फेफड़ों में हो रही है, तो फेफड़ों में से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है उसको 4 फुफ्फुस शिराएं, ये फुफ्फुस शिराएं हैं, 2 आगे 2 पीछे की तरफ पॉजिटेड होती है, तो ये 4 फुफ्फुस शिराएं इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को इस भाग में या बाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। यानी 4 फुफ्फुस शिराओं द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं आलिंद में लाया जाता है, और शरीर के सभी भागों से CO2 युक्त रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। अब ये जो 2 महाशिराएं दिख रही है, एक ऊर्ध्व महाशिरा, एक निम्न महाशिरा, तो ये ऊर्ध्व और निम्न महाशिराएं शरीर के सभी भागों से CO2 युक्त रुधिर को लाकर दाएं आलिंद के अंदर इकट्ठा करती है। तो दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है और बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर वाले हिस्से से, हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से अशुद्ध रुधिर या CO2 युक्त रुधिर को लेकर आएगी। निम्न महाशिरा हमारे शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रुधिर या CO2 युक्त रुधिर को लाकर दाएं आलिंद के अंदर डाल देती है। हृदय से अशुद्ध रुधिर हृदय शिरा व कोरोनरी साइनस द्वारा दाएं आलिंद में आया जाता है या लाया जाता है या आता है। तो हृदय के अंदर हृदय शिरा पाई जा रही है और एक कोरोनरी साइनस संरचना पाई जा रही है। वो संरचनाएं हृदय के अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाकर छोड़ देती है। हृदय के लिए अलग प्रकार की है, बाकी हमारे शरीर के लिए ऊर्ध्व और निम्न महाशिराएं पाई जाती है। अब दायां निलय जो है उससे फुफ्फुस कांड 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब हमें दायां निलय दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे की तरफ एक फुफ्फुस कांड उपस्थित होता है। फुफ्फुस कांड 2 ब्रांच के अंदर विभाजित हो जाएगा। जैसे नीचे हल्की सी हम ब्रांच बनाए, यहाँ से एक रफ डायग्राम इसके अंदर यदि हम ऐड करें तो इस तरह से 2 ब्रांच के अंदर ये फुफ्फुस कांड दाएं निलय से डिवाइड हो जाता है। और ये जो शाखाएं हैं 2 शाखाओं में जो विभाजित होगा, इन शाखाओं को हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये जो ब्रांचेज है, जो फुफ्फुस कांड की 2 ब्रांचेज दाएं निलय से नीचे निकलती है, उन्हें हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। ये शाखाएं क्या करती है कि 2 शाखाओं में विभाजित हुआ तो शाखाएं अपनी तरफ के फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाती है। यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है इसको इन 2 शाखाओं द्वारा, ये शाखा दाईं ओर वाले फेफड़े के अंदर ले जाएगी, ये शाखा बाईं ओर वाले फेफड़े के अंदर अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है।
बाएं निलय से बाई महाधमनी निकलती है, ये बायां निलय हमको दिखाई दे रहा है, इससे कौन सी महाधमनी निकलेगी, बाई महाधमनी। और यह बाई महाधमनी शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाती है। इस बाई महाधमनी का काम शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाना है। इसके द्वारा शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाया जाता है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी होती है। बाई महाधमनी शरीर के सभी भागों में ले जा रही है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ये धमनी, इसको हम बोल सकते हैं। और हृदय को शुद्ध रुधिर हृदय धमनियां ले जाती है। अब हृदय के अंदर खुद का सिस्टम है, तो हृदय को शुद्ध रुधिर ले जाने का काम हृदय धमनियों के द्वारा किया जाता है। हृदय धमनियां हृदय को शुद्ध रुधिर ले जाने का काम करेगी। तो ये बेसिक हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर पढ़ी है। इसके बाद हम इसके पटों के बारे में पढ़ेंगे कि आलिंद के बीच कौन सा पट है, निलय के बीच कौन सा पट है, उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हृदय की आंतरिक संरचना में हृदय के चारों कक्ष अंदर से पटों और कपाटों द्वारा अलग रहते हैं। जैसे दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, दायां निलय और बायां निलय, ये हृदय के अंदर पाए जाने वाले 4 कक्ष हैं। ये चारों कक्ष अंदर से पटों और कपाटों के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। इनमें सबसे पहले दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच, यानी ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, तो इन दोनों के बीच जो कपाट या पट पाया जाता है उस पट को अंतर आलिंद पट कहते हैं। यानी आलिंदों के बीच में जो पट पाया जाएगा, सेप्टा पाया जाएगा, उसे हम अंतर आलिंद पट कहते हैं। इस पट पर, जैसे ये पट है तो इस पर एक अंडाकार गर्त उपस्थित होता है। अंडे की आकृति का एक गर्त इस पट पर, अंतर आलिंद पट पर पाया जाता है। इस अंडे की आकृति के गर्त को फोसा ओवेलिस कहते हैं। इस गर्त को फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों आलिंदों के बीच जो पट है, अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट पर एक अंडाकार गड्ढा पाया जाएगा। उस अंडाकार गड्ढे को या गर्त को फोसा ओवेलिस कहते हैं। और बच्चे के हृदय में इस गर्त के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है। ये जो गर्त है, इसी स्थान पर एक छिद्र मिलेगा। इस छिद्र को फोरामेन ओवेल कहा जाता है। ये जो छिद्र मिलेगा, इस छिद्र को फोरामेन ओवेल के नाम से जाना जाता है। तो दाएं और बाएं आलिंद के बीच उपस्थित पट अंतर आलिंद पट कहलाता है। अंतर आलिंद पट पर उपस्थित अंडाकार गड्ढा फोसा ओवेलिस कहलाता है। और फोसा ओवेलिस वाले स्थान पर शिशु के हृदय में एक गर्त वाले स्थान पर शिशु के हृदय में एक छिद्र मिलता है। उस छिद्र को फोरामेन ओवेल कहते हैं। इसके बाद दोनों निलय के बीच अंतर निलय पट पाए जाते हैं। दायां निलय और बायां निलय, इनके बीच में जो पट पाया जाएगा उस पट को अंतर निलय पट कहते हैं। दोनों निलय के बीच जो पट उपस्थित है उसे अंतर निलय पट बोला जाएगा। इसी प्रकार आलिंद, ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले निलय, इनके बीच में जो पट उपस्थित होगा उसे हम आलिंद निलय पट कहते हैं। अब आलिंद निलय के बीच में पट मिल रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ आलिंद निलय छिद्र से जुड़े रहते हैं। यानी इन दोनों के बीच पट उपस्थित है। जैसे ऊपर वाला हिस्सा हमारा आलिंद का, नीचे वाला हिस्सा निलय का, तो दोनों के बीच एक पट पाया जा रहा है विभाजन के लिए। लेकिन ये आलिंद और निलय एक दूसरे के साथ छिद्र से जुड़े रहते हैं। एक छिद्र इसमें पाया जाएगा। इस छिद्र के द्वारा ये आलिंद और ये निलय एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जुड़ा रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में आता है, बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आता है। तो इस पट पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम आलिंद निलय छिद्र कहेंगे। उस आलिंद निलय छिद्र के द्वारा आलिंद और निलय आपस में जुड़े रहते हैं और इन छिद्रों पर आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं।
इन छिद्रों के ऊपर भी एक कपाट उपस्थित होता है, उस कपाट को हम आलिंद निलय कपाट कहते हैं। यानी इन छिद्रों को कंट्रोल करने के लिए इन छिद्रों के ऊपर एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट को आलिंद निलय कपाट के नाम से उनको जाना जाता है। करते क्या है आलिंद निलय कपाट? आलिंदों से निलय में रुधिर को जाने देते हैं, लेकिन निलय से वापस रुधिर को आलिंद में नहीं जाने देते हैं। यानी ऊपर जो आलिंद है, दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में आ जाएगा, बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आ जाएगा, लेकिन वापस दाएं निलय से दाएं आलिंद में नहीं जा सके, बाएं निलय से बाएं आलिंद में नहीं जा सके, तो इन्हें कंट्रोल करने का काम इन आलिंद निलय कपाट के द्वारा किया जाता है। तो आलिंद निलय कपाट ब्लड के वापस प्रवाह को या ब्लड को निलय से आलिंद में जाने को रोकने का काम करते हैं। इन कपाटों के द्वारा ये काम संपन्न किए जाते हैं। ब्लड एक बार आलिंद से निलय में आने के बाद वापस निलय से आलिंद के अंदर नहीं जा सकता है। इसको कंट्रोल करने का काम इन कपाटों के द्वारा किया जाएगा। अब बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है बायां आलिंद और बाएं निलय, इनके बीच पाए जाने वाले कपाट को द्विबलन कपाट या मिट्रल कपाट के नाम से जाना जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो कपाट मिलेगा उसे द्विबलन कपाट या मिट्रल कपाट कहते हैं। अब द्विबलन के नाम में ही है, इसमें दो फोल्ड पाए जाते हैं। इस तरह के दो फोल्ड इसके अंदर पाए जाएंगे, इसे द्विबलन कपाट या फिर मिट्रल कपाट कहेंगे। इसी तरह दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिबलन कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट होगा उसमें तीन फोल्ड पाए जाते हैं, जिसे हम त्रिबलन कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। ये त्रिबलन कपाट या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्राइकस्पिड कपाट। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच मिलने वाला कपाट है द्विबलन कपाट या मिट्रल कपाट, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच पाया जाने वाला कपाट है त्रिबलन कपाट या फिर ट्राइकस्पिड कपाट के नाम से इसे जाना जाता है। इन कपाटों के अंदर क्या होता है, जो कपाटों के फोल्ड है, कपाटों के जो फोल्ड जैसे कपाट हमने बना रखे हैं, इनके फोल्ड या जो मुड़ाव है वो कॉर्डा टेंडिनी, एक संरचना होती है कॉर्डा टेंडिनी, इसके द्वारा निलयों की भित्ति से जुड़े रहते हैं। जो निलय है, इन निलयों की भित्ति से इन कपाटों के हिस्से जुड़े रहते हैं। कपाटों के बलन कॉर्डा टेंडिनी संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये कॉर्डा टेंडिनी जो संरचनाएं हैं वो निलयों की भित्ति पर उपस्थित पैपिलरी पेशियों से जुड़ी रहती है। यानी इन कपाटों से कॉर्डा टेंडिनी निकली, वो निलय से जुड़ी। निलय से किस संरचना से जुड़ेगी? निलय की भित्ति पर पेशियां पाई जा रही है, उन पेशियों का नाम है पैपिलरी पेशियां। तो उन पैपिलरी पेशियों से ये जुड़ जाती है। यानी ये कपाट कॉर्डा टेंडिनी संरचना के द्वारा निलय की भित्ति पर उपस्थित पैपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। अब कॉर्डा टेंडिनी क्या करती है? कपाटों को नीचे की तरफ खींच के रखती है। इनके द्वारा कपाटों को नीचे की तरफ खींच के रखा जाता है, जिसके कारण ये कपाट वापस आलिंदों की ओर नहीं पलट पाते हैं। यानी ये कपाट वापस आलिंदों की ओर नहीं हो, निलय से रक्त आलिंद के अंदर नहीं जा पाए, तो इससे बचाने के लिए, इसे रोकने के लिए कॉर्डा टेंडिनी निलय की भित्ति पर उपस्थित पैपिलरी पेशी से जुड़ जाएगी और इन कपाटों को नीचे की तरफ अटैच करके रखेगी। इस तरह इन कपाटों को नीचे की ओर खींच के रखा जाता है, जिससे ये वापस ऊपर आलिंद की तरफ नहीं खुल पाते हैं। तो कॉर्डी टेंडिनी संरचना निलय की भित्ति पर उपस्थित पैपिलरी पेशियों से जुड़ी रहती है, और पैपिलरी पेशियों से इनको नीचे की तरफ खींच कर रखा जाता है, जिससे जब ब्लड का फ्लो आए तो ये नीचे की तरफ ही खुले, ये वापस ऊपर की तरफ नहीं हो सके। क्योंकि ये यदि वापस ऊपर हो जाएंगे तो निलय से जो ब्लड है वो वापस किसमें चला जा सकता है? आलिंद के अंदर जा सकता है। इसे रोकने के लिए कॉर्डी टेंडिनी संरचना है जो पैपिलरी पेशियों की सहायता से इन कपाटों को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसके अंदर हमने पट कपाटों के बारे में पढ़ा है कि जो आलिंद निलय पाए जा रहे हैं वो सब पटों और कपाटों के द्वारा अलग है। दाएं और बाएं आलिंद के बीच अंतर आलिंद पट, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच अंतर आलिंद पट मिलेगा। इस पट के ऊपर एक अंडाकार गड्ढा मिलता है जिसको फोसा ओवेलिस बोलेंगे, और बच्चों के हृदय में जो छिद्र मिलता है, कभी कभी इस गर्त में शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान पर जो छिद्र होगा
उस छिद्र को हम फोरामेन ओवल कहते हैं। दोनों निलय के बीच जो पट मिलेगा, इस निलय और इस निलय के बीच, इस पट को बोला जाता है अंतर निलय पट। आलिंद और निलय के बीच, ऊपर वाले दोनों आलिंद और ऊपर वाले नीचे वाले दोनों निलय के बीच जो पट पाया जाएगा उसे हम आलिंद निलय पट कहते हैं। अब आलिंद निलय पट एक दूसरे से छिद्र द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। अब जुड़ा रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि आलिंदों से रक्त किसके अंदर आता है? निलय में। क्यों? यदि ये छिद्रों से नहीं जुड़े होंगे तो आलिंदों से रक्त निलय के अंदर नहीं आ पाएगा। अब इन छिद्रों को भी कंट्रोल करने के लिए इन पर आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं। ये छिद्र भी आलिंद निलय कपाट के द्वारा ढके होते हैं और ये कपाट निलय से वापस आलिंदों में रुधिर के प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। अब बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो कपाट होगा, ये बाएं आलिंद बाएं निलय, इसके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे द्विवलन कपाट या मिट्रल कपाट कहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट मिलेगा उसे त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। कपाट किस तरह से कंट्रोल करते हैं? इन कपाटों के जो बलन है वो एक संरचना से जुड़े रहते हैं जिसे हम कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। कपाट के बलन है कॉर्डी टेंडिनी संरचना से जुड़े हैं। ये कॉर्डी टेंडिनी निलय की भित्ति पर उपस्थित पेपिलरी पेशियों से जुड़ी रहेगी और ये पेशियां और कॉर्डी टेंडिनी इन कपाटों को नीचे खींचकर रखती है, जिससे ब्लड का फ्लो आने पर ये नीचे की तरफ खुल जाए। इन्हें ऊपर की तरफ खुलने से रोकने का कार्य इन कॉर्डी टेंडिनी और पेपिलरी पेशियों के द्वारा किया जाता है। इन्हीं के कारण निलय से जो रक्त है वो वापस आलिंद के अंदर नहीं जा पाता है। तो ये हृदय के अंदर पाए जाने वाले कपाट, उनकी क्रिया, पट, उनके बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फुफ्फुसीय और महाधमनी कांड, जैसे ये महाधमनी निकल रही है, इधर ही नीचे की तरफ एक फुफ्फुसीय कांड निकलता है जो आगे जाकर दो ब्रांच के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड। एक जो फुफ्फुसीय कांड का भाग है, एक फुफ्फुसीय धमनी बाएं फेफड़े की ओर रुधिर ले जाती है, दूसरी फुफ्फुसीय धमनी दाएं फेफड़े की ओर रुधिर ले जाती है। तो ये महाधमनी और ये फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के बारे में हमने पढ़ा है, फेफड़े तक रक्त को लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त को, जबकि महाधमनी हमारे शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त ले जाती है। तो इनके अंदर भी तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। महाधमनी में भी, फुफ्फुसीय धमनी में भी तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट वापस निलय में रक्त के जाने को रोकते हैं। यानी इनमें एक कपाट यहाँ पर पोजिटेड होंगे, यहाँ पर इनमें कपाट उपस्थित होंगे, इस तरह से अर्धचंद्राकार कपाट इनके अंदर उपस्थित होते हैं और ये कपाट इन संरचनाओं से रुधिर को वापस निलय में जाने से रोकने का काम करते हैं। इनके द्वारा जो रुधिर आया है निलय से, उसको वापस ये महाधमनी से, फुफ्फुसीय धमनी से ऊपर नहीं जा पाए, इन्हें रोकने का काम इन कपाटों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा, ये फुफ्फुसीय शिरा है, ये ऊर्ध्व महाशिरा है, ये निम्न महाशिरा है। तो इनके भी हृदय में खुलने वाले छिद्रों पर, जैसे ये यहाँ पे खुल रही है इस जगह पर निम्न महाशिरा, नीचे से दाएं आलिंद में खुलेगी, उस वाले छिद्र पर फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद में खुलेगी। उन छिद्रों पर पेशीय बल्ब पाए जाते हैं, पेशीय बलय पाए जाते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे ये फुफ्फुसीय शिरा इसमें खुल रही है तो यहाँ पर पेशीय बलय मिलेगा, ऊर्ध्व महाशिरा इसमें खुल रही है, यहाँ पर पेशीय बलय, निम्न महाशिरा इसमें खुल रही है, यहाँ पर पेशीय बलय पाया जाता है। और ये पेशीय बलय शिराओं में रुधिर के वापस आने को रोकते हैं। यानी हार्ट के अंदर ये बाएं आलिंद में डालेगी तो बाएं आलिंद से वापस फुफ्फुस शिरा में रक्त नहीं जाए, उसे रोकने के लिए ये पेशीय बलय पाए जाते हैं। यानी शिराओं में से जो रक्त हृदय के अंदर डाला गया है, उस वह रक्त वापस शिराओं में नहीं जाए, तो उसे रोकने के लिए शिराओं में पेशीय बलय पाए जाते हैं, रुधिर के वापस प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं।
बाएं निलय की जो भित्ति है दाएं निलय की तुलना में 3 गुना मोटी होती है। इस बाएं निलय की जो भित्ति हम देख रहे हैं यह दाएं निलय की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी पाई जाती है। इसकी भित्ति की विशेषता है, बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी होती है। तो ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया है। एक बार इसे फिर से हम ब्रीफ में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हृदय के अंदर 4 कक्ष पाए जा रहे हैं। ऊपर वाले कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। दाईं साइड उपस्थित कक्ष ऊपरी दायां आलिंद, बाईं साइड उपस्थित ऊपरी कक्ष बायां आलिंद। दाईं साइड उपस्थित निचला कक्ष दायां निलय, बाईं साइड उपस्थित निचला कक्ष जो होता है वो होता है बायां निलय। तो 2 आलिंद 2 निलय पाए जा रहे हैं, दायां आलिंद दायां निलय और बायां निलय। अब यहाँ आलिंद और निलय में भी एक अंतर होता है। आलिंद की भित्ति निलय की भित्ति की तुलना में पतली होती है। आलिंद के ऊपर जो भित्ति पाई जा रही है वो निलय की भित्ति की तुलना में पतली पाई जाती है। अब 2 आलिंद दाएं और बाएं आलिंद इन दोनों को अलग करने के लिए इसमें एक सेप्टा पाया जाता है जिसे हम अंतर आलिंद पट कहते हैं। दोनों आलिंदों के बीच जो पट मिलेगा उसे अंतर आलिंद पट कहेंगे। दोनों निलय के बीच जो पट मिलेगा उसे हम अंतर निलय पट कहेंगे। आलिंद और निलय के बीच जो पट पाए जाएंगे उन्हें हम आलिंद निलय पट के नाम से जानते हैं। तो ये 4 तरह के कक्ष पाए जा रहे हैं, उनके बीच उपस्थित पट इनको कहा जाता है। अब फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद के अंदर डाला जाता है। फेफड़ों में जो ऑक्सीजनेशन हुआ है रुधिर का उसको फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में डाला जाएगा। तो हृदय के बाईं साइड में हमारे शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। इसी प्रकार अनऑक्सीजनित रुधिर या CO2 युक्त रुधिर या अशुद्ध रुधिर को निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा दाएं आलिंद के अंदर डालती है। शरीर के सभी भागों से ये रक्त को इकट्ठा करेगी, अशुद्ध रक्त को ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा और ये सभी अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद के अंदर ये स्टोर करने का या दाएं आलिंद के अंदर ये डालने का काम करती है। इनके द्वारा दाएं आलिंद में इसको डाल दिया जाता है। हृदय के अंदर जो अशुद्ध रुधिर है उसको हृदय शिरा के द्वारा, हृदय के अंदर भी अशुद्ध रुधिर मिलेगा, उसको हृदय शिरा और कोरोनरी साइनस संरचना द्वारा दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। हार्ट का जो अशुद्ध रुधिर होगा उसे हृदय शिरा के द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा इस दाएं आलिंद के अंदर डाल दिया जाता है। अब इसके बाद दायां निलय जो है ये हमें दिखाई दे रहा है दायां निलय, इसके यहाँ ये फुफ्फुसीय कांड है, ये स्ट्रक्चर फुफ्फुसीय कांड है। दाएं निलय के नीचे 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इन शाखाओं को हम फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। यानी फुफ्फुसीय कांड दाएं निलय के नीचे 2 ब्रांच में विभाजित होगा, उन ब्रांचों को हम फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। अब दाईं साइड की जो फुफ्फुसीय धमनी है वो रुधिर को दाएं फेफड़े में ले जाएगी, बाईं साइड की जो फुफ्फुसीय धमनी है वो रुधिर को बाएं फेफड़े के अंदर ले जाने का कार्य करती है। फिर बाएं निलय के नीचे बाईं महाधमनी पाई जाती है जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। बायां निलय से जुड़ी हुई बाईं महाधमनी है जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगी और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी होती है। हृदय के अंदर जो रक्त है या हृदय के अंदर शरीर के सभी भागों में तो किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, बाईं महाधमनी के द्वारा, लेकिन हृदय के अंदर शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए हृदय धमनियां पाई जाती है। हृदय धमनियां भी होती है, हृदय शिराएं भी होती है। हृदय शिरा अशुद्ध रक्त को ले जाती है और शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए हृदय धमनियां पाई जाती है। अब हृदय के अंदर जो चारों कक्ष हमने पढ़े हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इनके बीच में पट और कपाट पाए जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है दाएं और बाएं आलिंद के बीच में अंतर आलिंद पट पाया जा रहा है। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, इन दोनों के बीच में अंतर आलिंद पट होगा। जैसे दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, इन दोनों के बीच में जो पट पाया जाएगा ये वाला पट, ये अंतर आलिंद पट कहलाता है। अब इस अंतर आलिंद पट पर एक अंडाकार गड्ढा पाया जाता है। उस अंडाकार गड्ढे को फोसा ओवेलिस कहते हैं। ये अंडाकार गर्त पाया जा रहा है, इस अंडाकार गर्त को फोसा ओवेलिस कहा जाता है।
अब बच्चे जो होते हैं उनके हृदय में इस फोसा ओवेलिस वाले स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम फोरामेन ओवल कहते हैं। यहाँ पर एक छिद्र मिलेगा बच्चों के हृदय में, इस छिद्र को फोरामेन ओवल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये अंतरालिंद पट पर पाया जाने वाला छिद्र है। अंतरालिंद पट पर अंडाकार गड्ढा है फोसा ओवेलिस, उसके अंदर बच्चों के हृदय में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं। दोनों निलय के बीच, दाएं और बाएं निलय के बीच अभी ऊपर पढ़ा है हमने, अंतर निलय पट पाया जाएगा। आलिंद और निलय के बीच, ऊपर वाले आलिंद नीचे वाले निलय, तो इनके बीच जो पट पाया जाएगा वो हो जाएगा आलिंद निलय पट। आलिंद और निलय के बीच पाया जाने वाला पट है आलिंद निलय पट। अब आलिंद और निलय ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये आलिंद, ये निलय, ये आलिंद और ये निलय। तो इन दोनों के बीच पाया जाने वाला पट ये पट हो गया, इसको बोलेंगे हम आलिंद निलय पट। दोनों आलिंद और निलय के बीच पाया जा रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा आलिंद निलय पट। अब पट मिल रहा है लेकिन हम जानते हैं आलिंदों से रक्त निलय में आता है, तो आलिंदों से रक्त के निलय में आने के लिए इस आलिंद निलय पट पर छिद्र पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर छिद्र मिलेगा, यहाँ पर छिद्र मिलेगा, दोनों बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रों के द्वारा ये आलिंद इस निलय से जुड़ा हुआ है, ये आलिंद इस निलय से जुड़ा हुआ है। अब इन छिद्रों के ऊपर रुधिर के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए कपाट पाए जाते हैं, ये कपाट पाए जाएंगे। इन छिद्रों पर रुधिर का प्रवाह कंट्रोल किया जा सके इसलिए कपाट पाए जाते हैं। अब कपाट में भी दायां आलिंद और ये नीचे वाला हमारा कौन सा है, दायां निलय। इस साइड है ये बायां आलिंद और ये कौन सा निलय है, बायां निलय। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो कपाट मिलेगा उस कपाट को हम मिट्रल कपाट कहते हैं। ये जो कपाट है इस कपाट को मिट्रल कपाट या द्विवलन कपाट कहा जाता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट मिलेगा उसे त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट के नाम से इसे जाना जाता है। ये कपाट इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि ये आलिंद से निलय में रक्त को आने देते हैं लेकिन निलय से वापस रक्त को आलिंद के अंदर नहीं जाने देते हैं। किस प्रकार से नहीं जाने देंगे, ये जो दोनों कपाट हैं, जैसे त्रिवलन कपाट का हम एग्जांपल ले, नीचे एक संरचना के द्वारा, संरचना का नाम है कॉर्डी टेंडिनी। तो कॉर्डी टेंडिनी संरचना के द्वारा निलय की भित्ति पर उपस्थित, जैसे निलय की भित्ति पर कुछ पेशियां पाई जा रही हैं, इन पेशियों को बोलते हैं हम पैपिलरी पेशियां। निलय की भित्ति पर उपस्थित पेशियां हैं जिन्हें पैपिलरी पेशियां कहा जाता है। तो ये कॉर्डी टेंडिनी संरचना के द्वारा इन पैपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। इन पैपिलरी पेशियों से कॉर्डी टेंडिनी संरचना के द्वारा इन कपाटों के जो बलन है वो जुड़े रहते हैं और ये कॉर्डी टेंडिनी और पैपिलरी पेशियां इन कपाटों को नीचे की ओर खींचकर रखती है, जिससे ऊपर से आलिंद से जब ब्लड आए निलय में तो ये कपाट खुल जाते हैं और वापस बंद हो जाते हैं। जैसे ही रुधिर का प्रवाह आलिंद से निलय में बंद होगा तो ये वापस बंद हो जाएंगे। अब इनका काम क्या है कि आलिंद से जो निलय में खून आया है या ब्लड आया है उसे वापस निलय से आलिंद में जाने से रोकना, क्योंकि नीचे की तरफ खींचे हुए हैं, ऊपर से ब्लड आएगा तो नीचे खुल जाएंगे, ऊपर से ब्लड नहीं आ रहा है तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, बंद, जिससे निलय से आलिंद के अंदर रक्त नहीं जा पाता है। तो दो प्रकार के कपाट है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलन, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच पाए जाने वाले जो कपाट हैं उन्हें हम मिट्रल कपाट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो बाई महाधमनी है, फुफ्फुसीय धमनी है, इनके यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट पाए जा रहे हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या करते हैं,
इसमें से निलय से खून यहाँ आया, आने दे देंगे, लेकिन वापस धमनी से निलय के अंदर रुधिर को जाने के रोकने का काम करेंगे। ऐसे ही फुफ्फुसीय धमनी के यहाँ पर जो कपाट मिलेंगे वो दाएं निलय से ब्लड को फुफ्फुसीय धमनी में आने देते हैं, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी से दाएं निलय में ब्लड को नहीं जाने देते हैं, वापस जाने से रोकने का ये काम करते हैं, रुधिर को वापस निलय में आने से रोकते हैं। महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा, ये फुफ्फुसीय शिरा है, ये ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा है। हृदय में जिस स्थान पर जुड़ती है, जैसे यहाँ पर जुड़ रही है, ये जुड़ गई, ये यहाँ पर जुड़ रही है, ये यहाँ पर जुड़ रही है, तो हृदय में जिस स्थान पर ये जुड़ेगी वहां पर पेशीय बलय पाए जाते हैं जो शिराओं से रक्त को अंदर बाएं आलिंद में या दाएं आलिंद में आने देते हैं, लेकिन हृदय से वापस रक्त को शिराओं में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कपाटों के द्वारा, बलय के द्वारा ब्लड के फ्लो को या ब्लड के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में है कि किस प्रकार से हमारे हार्ट की आंतरिक संरचना होती है। तो इस लेक्चर में हमने हृदय की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा है, दूसरा हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारा हार्ट या हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, उस कार्य प्रणाली के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह बायो के अन्य लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें, इसलिए YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में उसमें बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो नया लेक्चर है वो आपको जब भी अपलोड होगा तो उसके बारे में आपको सूचना मिलती रहेगी।